गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अब आपको पता है कि जुलाई में या अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम है उनकी है वो परीक्षाएँ हैं वो होगी। इसलिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने जो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम है उनकी तैयारी है वो अनवरत जारी रख सकते हैं। और इतने दिनों से आज हमारी क्लास है ये 15 जून के बाद में है BA सेकेंड ईयर पोल साइंस की विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। हमारी ये पुस्तक है, इसकी 15 जून के बाद से लेकर अभी तक मैं क्लास वो नहीं ले पाया था। इसके कारण था कि मैं कॉलेज के जो प्रमोशन काम है, कॉलेज का जो प्रमोशन का काम है, कॉलेज का जो प्रचार प्रसार या कैंपेनिंग का काम है उसमें लगा हुआ था और बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं आपकी क्लास वो नहीं ले पाया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, खेद चाहता हूँ। और अब आज की जो हमारी क्लास है ये BA सेकेंड ईयर जो पोल साइंस की है, विश्व के संविधानों का कंपेरेटिव जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी क्लास है। और इसमें आज हम स्विट्ज़रलैंड में जो दलीय व्यवस्था है, स्विट्ज़रलैंड जो दुनिया का प्राचीन समय में गणतंत्र था, 1848 में स्विट्ज़रलैंड है, इसका संविधान वो 1848 में लागू हुआ था, फिर 1998 तक ये रहा और फिर 1998 में वहाँ का दूसरा संविधान है इसका निर्माण हुआ और वो 1999 में लागू हुआ। इस बात का ध्यान रखना, ये पहला संविधान है, ये 12 सितंबर 1848 को लागू हुआ था, इस बात का ध्यान रखना है। तो आज हम स्विट्ज़रलैंड में जो दलीय व्यवस्था है, पार्टी सिस्टम जो स्विट्ज़रलैंड है उसकी हम अध्ययन करेंगे। पार्टी सिस्टम इन स्विट्ज़रलैंड है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड के दलों की विचारधारा, स्विट्ज़रलैंड के दलों की विचारधारा तथा उनके सामूहिक संगठन में अति उग्र प्रकार के अंतर नहीं है। जैसे हम भारत में पढ़ेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे, ब्रिटेन में पढ़ेंगे तो हमारे को अंतर देखने का मिल जाएगा विभिन्न दलों में, परंतु स्विट्ज़रलैंड की एक खासियत है कि स्विट्ज़रलैंड के दलों की विचारधारा तथा उनका जो सामूहिक संगठन है में कोई अति उग्र प्रकार के अंतर नहीं है। ये बात किसने कही है? ये बात कोडिंग्स इसने कही है कि स्विट्ज़रलैंड के दलों की विचारधारा तथा उनके सामूहिक संगठन में कोई अति उग्र प्रकार के अंतर नहीं है। ये बात कौन बोल रहा है? कोडिंग्स बोल रहा है। ये बात स्विट्ज़रलैंड के दलों की विचारधारा तथा उनके सामूहिक संगठन में कोई अति उग्र प्रकार के अंतर नहीं है। ये बात कोडिंग्स बोल रहा है। अधिकांश पश्चिम प्रजातंत्रीय देशों के संविधानों में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है। अधिकांश जो पश्चिमी प्रजातांत्रिक देश है या लोकतांत्रिक देश है उसमें हमने अध्ययन किया, ब्रिटेन का, अमेरिका का, तो वहाँ पर क्या नहीं है? राजनीतिक दलों का नहीं है। सिर्फ एक फ्रांस था जिसके संविधान में राजनीतिक दलों की चर्चा की गई है, बाकी कोई भी पश्चिमी देश है उसके संविधान में राजनीतिक दलों की क्या नहीं की गई है? उल्लेख नहीं किया गया, चर्चा नहीं की गई है। लेकिन वास्तविक शासन व्यवस्था के संचालन में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, परंतु वास्तविक जो शासन है इसमें संचालन में हमारे को पता ही है कि वास्तविक शासन संचालन में राजनीतिक दल है इनकी क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि अधिकांश पश्चिमी देश है उनके संविधान में राजनीतिक दलों है इनकी बात नहीं की गई है, परंतु शासन संचालन में राजनीतिक दलों की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में भी राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है और यद्यपि स्विस शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल उतने शक्तिशाली भी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में भी जो 1848 में बना, फिर 1998 में बना, तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में भी राजनीतिक जो दल है इन राजनीतिक दलों का क्या नहीं किया गया? उल्लेख नहीं किया गया है। और इन राजनीतिक जो दल है इनकी शक्ति भी जिस प्रकार से अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में है, इतने शक्तिशाली भी स्विट्ज़रलैंड के जो राजनीतिक दल है वो नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के राजनीतिक दल है वो शक्तिशाली भी नहीं है जितने ब्रिटेन और अमेरिका के हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है और स्विस दलों का ज्ञान प्राप्त किए बिना शासन व्यवस्था के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। अगर हम स्विस जो राजनीतिक दल है उनका अध्ययन नहीं करेंगे तो हम शासन व्यवस्था का जो यथार्थ स्वरूप है इसको नहीं समझ पाएंगे और विभिन्न जो देश है उनका भी हमारे को समझ में नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार से ये अब स्विट्ज़रलैंड है इसमें जो दल प्रणाली का विकास है वो सन 1848 में जब इसका संविधान निर्माण होता है। हालांकि स्विट्ज़रलैंड में पहले भी प्राचीन समय में गणतंत्र शासन प्रणाली थी, परंतु 1848 में ये क्या बना? संविधान निर्मित गणतंत्र है वो बना। सन 1848 के पूर्व स्विट्ज़रलैंड में केवल 3 राजनीतिक, हम स्विट्ज़रलैंड की जो दल प्रणाली का विकास, स्विट्ज़रलैंड का जो पार्टी सिस्टम है इसका हम अध्ययन करेंगे। और सन 1848 में वहाँ पर 3 राजनीतिक दल, कौन कौन से? उदार दल, क्रांतिकारी दल और कैथोलिक दल। पूछ ले कि 1848 तक स्विट्ज़रलैंड के कौन कौन से दल थे, तो कौन कौन से थे? उदार दल, क्रांतिकारी दल और कैथोलिक दल थे। अब इनमें पूछ ले सन 1848 में स्विट्ज़रलैंड के जो 3 दल थे इनमें सबसे प्रमुख दल कौन सा था? तो कौन सा था? उदार दल था।
कौन सा था? उदार दल था। सन 1848 के पूर्व स्विट्जरलैंड में केवल 3 राजनीतिक दल, उदार दल, क्रांतिकारी दल तथा कैथोलिक दल थे। इनमें सबसे जो प्रमुख दल था वो उदार दल था, जिनका निर्माण बुद्धिजीवियों, और ये जो उदार दल है, इस उदार दल का निर्माण समाज के जो बुद्धिजीवी है, श्रमिक है, किसान है, मतलब कहने का मतलब है समाज के सभी वर्गों ने, बुद्धिजीवियों ने, श्रमिकों ने, किसानों ने, सब ने मिलकर 1815 के एक समझौते द्वारा स्थापित सामंतवादी, 1815 में इन्होंने एक समझौता किया, और इस समझौते के तहत जो सामंतवादी व्यवस्था थी स्विट्जरलैंड में, उस सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए 1815 में किस दल की स्थापना की गई? उदार दल की स्थापना की गई, जिसमें बुद्धिजीवी, श्रमिक, किसान सब ने क्या, सब इस दल में शामिल थे। किस में? उदार दल में। इस बात का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना इस बात का, जो दल प्रणाली का विकास है, सन 1848 में स्विट्जरलैंड में कितने दल थे? 3 दल थे, उदार दल, क्रांतिकारी दल, उदार दल, क्रांतिकारी दल और कैथोलिक दल। इसमें सबसे प्रमुख दल है वो कौन सा था? उदार दल था। उदार दल का निर्माण कब हुआ था? 1815 में हुआ था। किन ने मिलकर किया था? बुद्धिजीवियों ने, श्रमिकों ने, किसानों ने। इन्होंने 1815 में उदार दल का निर्माण किया था। और किस लिए किया था? ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी स्विट्जरलैंड में, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने किस दल का निर्माण किया? उदार दल का निर्माण किया। तो उदार दल है वो सबसे प्रमुख था। उदार दल का निर्माण बुद्धिजीवियों, श्रमिकों और किसानों द्वारा 1815 के समझौते द्वारा स्थापित सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करने के लिए किया गया था। 1832 में उदार दल का ही एक भाग उससे अलग हो गया, और उसने 1832 में जो ये उदार दल हमने पढ़ा था, उदार दल की स्थापना 1815 में हुई थी। और इस उदार दल में जो बुद्धिजीवी है, श्रमिक है, किसान है, सभी लोग मिलकर है, इन्होंने 1815 में उदारवादी दल की स्थापना की थी। और इन्होंने सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसका विरोध करने के लिए की थी। 1832 में आगे चलकर ये उदारवादी दल है, इसी में क्या हो गया? इसी में है वो फूट पड़ गई, और इसके कारण इससे एक दल अलग हो गया, और वो क्रांतिकारी दल के एक अलग जो संगठन अलग हो गया, और इसने क्रांतिकारी दल के नाम से अपना क्या कर लिया? गठन कर लिया। इस बात का ध्यान रखना है। 1832 में उदार दल का ही एक भाग उससे अलग हो गया, और उसने क्रांतिकारी दल के नाम से अपना गठन किया। इसी समय उदार दल और क्रांतिकारी दल का विरोध करने के लिए कैथोलिक गठन का किया गया, और इसी समय ये उदार 2 दल हो गए। पहले उदार दल एक ही था, सभी समाज के लोग, बुद्धिजीवी है, श्रमिक, किसान सभी उदार दल में थे। अब उदार दल का एक भाग इससे अलग होकर क्रांतिकारी दल का गठन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इन उदार दल और क्रांतिकारी दल, इन दोनों का विरोध करने के लिए एक किस दल का गठन हुआ? कैथोलिक जो दल है इसका क्या किया गया? गठन किया गया। इसी समय उदार दल और क्रांतिकारी दल का विरोध करने के लिए कैथोलिक दल का गठन किया गया। इन राजनीतिक दलों का पारस्परिक विरोध इतना प्रबल हो गया कि परिणाम स्वरूप साउंडरबंड का युद्ध हुआ, और इन राजनीतिक दल है, इन पर आपस में इतना विरोध हो गया कि इनके परिणाम स्वरूप ये साउंडरबंड है, साउंडरबंड इन राजनीतिक जो दल है कौन कौन से? सबसे पहले उदार दल था, उदार दल का एक भाग अलग होकर ये क्रांतिकारी दल बन गया। फिर इन दोनों दलों का है वो विरोध करने के लिए कैथोलिक दल है, इसका गठन किया गया, और इनका आपस में इतना पारस्परिक विरोध हो गया कि आपस में इनके कौन सा एक युद्ध हो गया? साउंडर जो बंड है, इनका युद्ध इनके मध्य हो गया। इन राजनीतिक दलों का पारस्परिक विरोध इतना प्रबल हो गया कि इसके परिणाम स्वरूप साउंडरबंड का युद्ध हुआ सन 1848 में, जबकि नवीन संविधान का, और 1848 में जो स्विट्जरलैंड है उसका जो नवीन संविधान है इसका क्या हुआ था? निर्माण हो रहा था। और इस नवीन संविधान के निर्माण के समय उदार दल और क्रांतिकारी दल ने मिलकर इसे, और 1848 में जब इस स्विट्जरलैंड के संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय ये उदारवादी दल और क्रांतिकारी दल दोनों ने मिलकर प्रगति का प्रतीक बनाने का प्रयत्न किया, और इसमें वो कुछ समय तक क्या रहे? सफल भी रहे। 1848 में जब संविधान जो स्विट्जरलैंड है इसके नए संविधान का निर्माण हुआ, नया संविधान बना, तो उदार दल और क्रांतिकारी दोनों ने मिलकर इसकी प्रगति में क्या करी? सहायता दी, और इसमें ये दोनों क्या रहे? सफल भी रहे। लेकिन क्रांतिकारी दल सुधारों की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ने का इच्छुक था, और संविधान निर्माण के लगभग तुरंत बाद ही इस बात को लेकर इन दोनों राजनीतिक दलों में मतभेद उत्पन्न हो गए।
और क्रांतिकारी दल सुधारों की दिशा में, क्रांतिकारी दल है ये तो सुधारों की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ने का इच्छुक था। और संविधान निर्माण के लगभग तुरंत बाद ही इन दोनों ही राजनीतिक दल, कौन से, क्रांतिकारी दल और उदार दल, इन दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। दोनों में आपस में क्या हो गया, आपस में मतभेद हो गया, विरोध हो गया। जनता का समर्थन क्रांतिकारी दल को मिला और जनता का समर्थन और किस दल को मिला, क्रांतिकारी जो दल है इसको मिला। और उसने इस समर्थन का आधार पर 1874 में संविधान में पूर्ण संशोधन, और 1874 में इन्होंने क्या कर लिया, जो 1848 का संविधान था इसमें इस क्रांतिकारी दल ने 1874 में क्या करवा लिया, संविधान है इसमें संशोधन करवा लिया। 1874 में संविधान में पूर्ण संशोधन करने में सफलता प्राप्त की किस दल ने, क्रांतिकारी दल ने। इसके बाद 1919 तक स्विस राजनीति पर, और इसके बाद 1974 से लेकर 1919 तक जो स्विस राजनीति है इस पर इस दल का, किसका, जो ये क्रांतिकारी दल है, इस क्रांतिकारी दल का ही क्या बना रहा, 1874 से लेकर 1919 तक इस क्रांतिकारी दल है इसका ही प्रभुत्व बना रहा। 1919 तक स्विस राजनीति पर क्रांतिकारी दल का प्रभुत्व बना रहा। यद्यपि 1890 में स्विस राजनीतिक मंच पर समाजवादी दल का भी उदय हो चुका था। 1890 में एक अन्य दल, समाजवादी जो दल है इसका भी क्या हो चुका था, उदय हो चुका था। परंतु 1874 से लेकर 1919 तक ये जो क्रांतिकारी दल है यही क्या था, प्रमुख दल था। 1919 में व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाया गया। और 1919 में व्यवस्थापिका के लिए जो ये आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की, जिस अनुपात में वोट मिले या जिस अनुपात में जनसंख्या है उसके अनुपात में जो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है इसको अपनाया गया व्यवस्थापिका में। 1919 में व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया और इसके परिणाम स्वरूप स्विस राजनीति क्या हो गई, बहुदलीय हो गई। और इसके परिणाम स्वरूप ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने के कारण 1919 में स्विस है वहाँ पर अब कौन सी प्रणाली हो गई, बहुदलीय है प्रणाली हो गई। और स्विट्जरलैंड में 3 राजनीतिक दलों का उदय हुआ। पहला था कर्षक दल, दूसरा स्वतंत्र दल, पहला कर्षक दल, दूसरा स्वतंत्र दल, पहला कर्षक दल, दूसरा स्वतंत्र दल और तीसरा साम्यवादी दल, तीसरा साम्यवादी दल। तो इस प्रकार से आज हमने जो स्विट्जरलैंड में जो दलीय व्यवस्था है, स्विट्जरलैंड में जो दर प्रणाली का विकास है, इसके बारे अध्ययन किया। और मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा और आपकी जो परीक्षाएं हैं आपको पता ही है होएगी। तो इसलिए अच्छी तरह से तैयार रहो और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।